प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट 1 शिक्षा के सिद्धांत पेपर में शिक्षा के साधन विषय का अध्ययन करेंगे। और शिक्षा के साधन शब्द अंग्रेजी एजेंसीज, साधन को इंग्लिश में एजेंसीज कहा जाता है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो साधन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है एजेंट का कार्य। एजेंसी का अर्थ है एजेंट का कार्य। एजेंट से हमारा तात्पर्य उस संस्था से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है, अर्थात जो बालक के ऊपर शैक्षिक उपलब्धियों के हेतु प्रभाव डालता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। तो शिक्षा के साधनों के प्रकार, तो शिक्षा के साधन 3 प्रकार के होते हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक साधन या शिक्षा कहते हैं, चाहे शिक्षा कहिए या साधन। औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन या औपचारिकेतर साधन। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसका निश्चित स्थान, निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो औपचारिक शिक्षा में क्या है? निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो ये शिक्षा विद्यालय में, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालय में, वाचनालय में मिलती है। तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो विद्यालय में विद्यालय में ये शिक्षा विद्यालयों में, कॉलेजों में, पुस्तकालय में, विश्वविद्यालयों में, वाचनालय में प्रदान की जाती है। तो ये शिक्षा औपचारिक हो गई। अनौपचारिक शिक्षा, इसका अनिश्चित स्थान होता है, अनिश्चित स्थान, समय, पाठ्यक्रम। अनौपचारिक में स्थान, समय, पाठ्यक्रम अनिश्चित होता है, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ये मित्र मंडली से या परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, बड़े भाई बहन से और यात्रा करते समय सह यात्री से, सहपाठी से और कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय प्राप्त हो सकती है। इसका स्थान निश्चित नहीं होता, समय भी निश्चित नहीं होता और इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता। दुकान पर, बस में, रेल में, सफ़र में या कृषि कार्य करते समय या विद्यालय आते समय कहीं भी कुछ न कुछ हम लोग आपसी बातचीत के द्वारा
शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसका कोई निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सफ़र करते समय, यात्रा में, घर पर, दुकान पर, अखबार से, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। औपचारिकेतर शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत थे। आज हमारे यहाँ खुले विद्यालय एवं विश्वविद्यालय ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। जैसे हम किसी व्यवसाय या किसी सर्विस में या अपने अन्य कार्यों में गृहस्थ के व्यस्त हैं तो हम शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएँ? तो इसके लिए हमें ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है, जिसे जैसे हमारे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी खुला मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसका विभिन्न कॉलेजों में पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जिसके माध्यम से 20 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अब आगे हम देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से साधन हैं। पहला साधन है विद्यालय। औपचारिक साधन में पहला है विद्यालय। तो विद्यालय औपचारिक जहाँ रेगुलर क्लासेस चलते हैं, पहला है विद्यालय। औपचारिक शिक्षा का पहला साधन है विद्यालय, स्कूल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो विद्यालय जो है औपचारिक अथवा नियमित संस्थाओं में विद्यालय का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर बालकों को जानबूझकर एवं नियंत्रित रूप से शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके संबंध में हम विद्यालय एवं शिक्षा अध्याय में पढ़ेंगे। तो विद्यालय जो है शिक्षा प्राप्त करने का एक रेगुलर, एक निश्चित साधन है और विद्यालय में निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय और निश्चित स्थान होता है, निश्चित शिक्षक होते हैं। फला शिक्षक फला पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा। तो इस प्रकार विद्यालय जो है नियमित पाठ्यक्रम का औपचारिक साधन है। दूसरा पाठ्यक्रम है औपचारिक साधन का धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिरों से जुड़े हुए आश्रम होते थे और मस्जिदों में भी मकतब और मदरसे जुड़े हुए होते थे। चर्च जो ईसाइयों का होता है उसके पास भी बना होता था। आदि के द्वारा शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। इन संस्थाओं के द्वारा बालकों को चारित्रिक विकास एवं ज्ञानार्जन की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद म्यूजियम, संग्रहालय अगला है संग्रहालय ये स्वराज भवन में है, आनंद भवन के बगल अपने इलाहाबाद प्रयागराज में
संग्रहालय स्थित है। तो संग्रहालय द्वारा बालकों और व्यक्तियों के नाना प्रकार के जीव जंतुओं और ऐतिहासिक प्रतीकों और लेखों आदि को दिखाकर शिक्षा प्रदान की जाती थी कि फला ये लेख अशोक की लाट स्तंभ से लिया गया है, तो ये किस सन का है। तो संग्रहालय में सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। मोहनजोदड़ो संबंधी, हड़प्पा सभ्यता संबंधी बातें और विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के चित्र, उनके अवशेष आदि भी संग्रहालय में होते हैं, जो बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। अगला है पुस्तकालय। तो वर्तमान समय में पुस्तकालयों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, पुस्तकालय अर्थात पुस्तक रखने का घर। तो वर्तमान समय में पुस्तकालयों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक पुस्तकालय डिजिटल लाइब्रेरी हो गई हैं। कौन सी पुस्तक कहाँ रखी है, नेट के माध्यम से सर्च कर लेते हैं और किताब बुक नंबर के माध्यम से हम तुरंत उसे निकाल कर विद्यार्थी को इशू करते हैं। तो पुस्तकालयों में नाना प्रकार की पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और मासिक पत्रिकाओं, वार्षिक पत्रिका, छमाही पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका आदि को पढ़ने का अवसर मिलता है, जिससे कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। रोजगार समाचार तो पुस्तकालय अध्यक्ष एक होता है हर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। तो पुस्तकालय के माध्यम से भी हमें पुस्तकालय से जुड़ा हुआ एक वाचनालय होता है, जहाँ पर बैठकर छात्र अध्ययन करते हैं। तो उसके बाद है आर्ट गैलरीज। पांचवा है आर्ट गैलरीज। बालकों के आर्ट गैलरीज में नाना प्रकार के चित्रों, नाना प्रकार के चित्रों और आर्ट गैलरीज में नाना प्रकार के चित्रों, कलात्मक चित्रों को दिखाकर पढ़ाया जाता है। कला, जैसे हम ताजमहल के विषय में और लाल किला के विषय में, कुतुब मीनार के विषय में, संगम, इलाहाबाद संगम क्षेत्र का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, हाई कोर्ट का, इन सब का, और विभिन्न प्रकार के कवियों, महादेवी वर्मा का, राम कुमार वर्मा का और रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी के रचनाएँ और कृतियों का आर्ट गैलरीज के माध्यम से हम उसे देखते हैं, समझते हैं और अध्ययन करते हैं, दिखाकर पढ़ाया जाता है। साहित्यिक एवं कला के प्रति रुचि बढ़ती है। और आर्ट गैलरीज, फाइन आर्ट्स ये सब्जेक्ट है। अब हम अनौपचारिक शिक्षा या अनियमित साधन का अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक साधन या अनियमित साधन, इनफॉर्मल एजेंसीज, इसे फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल एजेंसीज, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। अनौपचारिक साधन या अनियमित साधन। तो इसका परिवार वाला साधन है। परिवार, परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होती है और माता जो है बालक का प्रथम शिक्षक होता है। तो परिवार अनौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, अनिरौपचारिक,
तो परिवार जो है, फैमिली जो है, बालक के अनौपचारिक साधन का प्रथम स्रोत है, प्रारंभिक पाठशाला है, जिसमें उससे प्रेम, परोपकार, दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन, परिश्रमशीलता, सहयोग एवं आर्थिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। तो परिवार या घर प्रथम विद्यालय है। माँ जो है प्रथम शिक्षक होती है। फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड इज मदर। फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड इज मदर। जो माँ, एक माँ जो शिक्षित, वन एजुकेटेड मदर, एक शिक्षित महिला की शिक्षा सभी की शिक्षा होती है, और एक व्यक्ति की शिक्षा, पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की ही होती है। अर्थात पढ़ी लिखी अगर महिला रहेगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करने का प्रयास करेगी, और यदि पुरुष अगर शिक्षित है तो ऐसा बहुत कम करने को, एक व्यक्ति की शिक्षा एक व्यक्ति की होती है, कहावत है, और एक महिला जो पढ़ी लिखी माता है, पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता। तो वन एजुकेटेड मदर इज बेटर देन 1000 टीचर्स। एक शिक्षित महिला 1000 अध्यापक से अच्छी मानी जाती है। एजुकेशन में एक कोटेशन है, वन एजुकेटेड मदर इज बेटर देन 1000 टीचर्स। अब हम दूसरा है नॉन इनफॉर्मल का साधन, खेल कूद, स्पोर्ट्स। खेल कूद के माध्यम से हम सहयोग और विचार विनिमय, वाद विवाद करते हैं, जिससे कि ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारी सामाजिक स्तर भी बढ़ता है। तो ये खेल प्ले ग्रुप। उसके बाद राज्य अथवा सोसाइटी, समाज अथवा राज्य। तीसरा साधन है समाज, सोसाइटी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज में ही पैदा होता है, समाज में ही उसका विकास होता है, सामाजिक वातावरण के द्वारा, और समाज में ही वह विभिन्न प्रकार के अपने प्रतिमान को स्थापित करता है, उपलब्धियों को प्राप्त करता है, और समाज में ही उसका अंत होता है। इस प्रकार से सामाजिक प्राणी होने के नाते बालक समाज अथवा राज्य, समाज अथवा संगठित एवं व्यवस्थित रूप द्वारा स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब ब्राउन महोदय के अनुसार शिक्षा के व्यावसायिक अनौपचारिक साधन हो गया। औपचारिक निरौपचारिक साधन में आता है ओपन स्कूल, तो ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल, ये निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल या औपचारिकेतर, सभी नाम याद होना चाहिए। नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो इसमें ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्यावसायिक साधन क्या क्या हैं, कॉमर्शियल साधन क्या क्या हैं। तो कॉमर्शियल साधन के लिए पहला है व्यावसायिक साधन, व्यावसायिक साधन।
व्यावसायिक साधन में पहला है प्रेस। प्रेस है तो प्रेस वैज्ञानिक अर्थात आधुनिक युग में शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। प्रेस यहाँ पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र छपते हैं जिन्हें पढ़कर हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान अपने देश, विश्व में, संसार के विषय में विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्त करते हैं। उसके बाद है चलचित्र, सिनेमा। व्यावसायिक साधन में दूसरा है चलचित्र। चलचित्र को इंग्लिश में सिनेमा कहा जाता है। तो चलचित्रों द्वारा हम अपनी संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित होते हैं। फलस्वरूप इनका शिक्षा के साधनों में प्रमुख स्थान है। तो सिनेमा के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों को, विभिन्न प्रकार के कहानियों को उसमें देखते हैं, उसके बाद उसका अनुकरण करते हैं, उससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है उसके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार चलचित्र हो गया व्यावसायिक शिक्षा का। फिर अगला है रेडियो। तीसरा है रेडियो। रेडियो द्वारा हम विभिन्न प्रकार के समाचार और गीत संगीत, रोजगार समाचार, कविता, सूचनाओं, वैज्ञानिक अन्वेषणों, प्रवचनों को सुनते हैं। जैसे BBC न्यूज़ पहले ज़्यादा लोग सुनते थे। BBC लंदन से जो न्यूज़ होता है वो बहुत ही ट्रुथ होता है, सत्य। तो रेडियो द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को सुनते हैं। उसके बाद हम डांसिंग हॉल, नृत्य गृह। चौथा है नृत्य गृह। इसे डांसिंग हॉल कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे डांसिंग हॉल कहते हैं। ये हम नृत्य गृहों में नाना प्रकार के सांस्कृतिक नृत्यों को देखते हैं जिससे हमारा कलात्मक, भावात्मक और सौंदर्यात्मक विकास होता है। क्योंकि डांसिंग नृत्य गृह जो होते हैं विभिन्न प्रकार के सौंदर्य साधनों का उसमें जो डांस करने वाला होता है या होती है प्रयोग करते हैं, तो उसके सौंदर्य पक्ष को और उसके एक्शंस को हम कलात्मक और उसके भाव विचारों को विभिन्न प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये डांसिंग हॉल के माध्यम से हम व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद है नाट्यशाला, थिएटर। इंग्लिश में इसे थिएटर कहा जाता है, जिसमें नाटक का मंचन होता है। ये प्रयाग संगीत समिति है। प्रयाग संगीत समिति जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का म्यूजिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर देश विदेश की हस्तियाँ आती हैं। वहाँ पर इन नाट्यशालाओं का मंचन होता है। जैसे हम दहेज प्रथा, दहेज मृत्यु का मंचन करके दिखाएं। युवा महोत्सव होता है विश्वविद्यालय में या कॉलेजों में, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के 15-20 दिन का कार्यक्रम होता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो हमें नाना प्रकार के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों को देखने का अच्छा अवसर मिलता है। नाट्यशाला के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और संस्कृति को समझने का समर्थ प्राप्त होता है। अगला है छठवां, पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं तो मैगजीन्स होते हैं और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के माध्यम से हम वर्तमान
में हो रहे विभिन्न प्रकार की घटनाओं को, देश विदेश में हो रहे विभिन्न प्रकार के वारदातों एवं घटनाओं को, समाचारों को तुरंत जानकारी आज इंटरनेट के माध्यम से भी मिल जाती है। बालकों एवं पुरुषों के सामाजिक एवं लोक शिक्षा मिलती है, जिससे सुयोग्य नागरिक बनने में समर्थ हो सकें। तो ये था व्यावसायिक शिक्षा। अब हम नॉन कमर्शियल एजेंसीज, अव्यावसायिक स्वरूप साधन, अव्यावसायिक शिक्षा के विषय में जानेंगे। नॉन कमर्शियल अव्यावसायिक शिक्षा, अव्यावसायिक साधन या शिक्षा, साधन कहिए या शिक्षा कहिए, अव्यावसायिक साधन या शिक्षा। तो इसमें नाटकीय संघ, प्रायः किशोर बालक एवं पड़ोसी सदस्य नाटकीय संघों का स्थापना कर नाटकों का प्रदर्शन करते हैं, विभिन्न प्रकार के नाटकों का। जैसे हिंदी में विभिन्न प्रकार के नाटकों का मंचन किया जाता है, तो इसमें मंचन करते हैं। इससे बालकों को सामाजिककरण बढ़ता है और उनको उस संबंधित ज्ञानवर्धन होता है, अर्थात ज्ञान का विकास होता है। फिर स्पोर्ट्स क्लब, खेल कूद, खेल संघ, स्पोर्ट्स क्लब्स, शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि एवं समय का सदुपयोग करने के लिए स्पोर्ट्स क्लब, SPORTS, तो क्लब होते हैं जहां हम विभिन्न प्रकार के योगासनों एवं एक्सरसाइजों को करते हैं सामूहिक रूप से, जिससे हमारे समय का सही सदुपयोग होता है। और नाना प्रकार के खेल तो खेलते ही हैं, साथ में हमारे बंधुत्व, भाईचारे की भावना भी बढ़ती है स्पोर्ट्स क्लब में। और इस प्रकार अगला है सामाजिक कल्याण समितियां, सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़। तो वर्तमान समय में सामाजिक कल्याण समितियां जैसे भारत सेवा सदन, भारत सेवक समाज आदि शिक्षा देने का बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। इसके द्वारा, इसके साथ साथ समाज सेवा का यथाशीघ्र प्रयास सुगमता से किया जा रहा है। तो अगला है युवक कल्याण संगठन, यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो देश के युवाओं के कल्याण के लिए कल्याण संगठन की स्थापना की गई है। जैसे नवयुवक मंगल दल हमारे प्रदेश में चलाया जाता है। तो समाज के हित के लिए, योग्य बनाने के लिए ये युवक कार्य करते हैं। युवक कल्याण संगठन है। प्रौढ़ शिक्षा सेंटर फॉर एडल्ट एजुकेशन, तो व्यावसायिक शिक्षा में तो 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग एडल्ट होते हैं, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा प्रदान किया जाता है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो फलस्वरूप नाना प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें प्रौढ़ों को प्रशिक्षण दिया जाता है। स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग, स्काउट गाइड, तो जैसे हमारे कॉलेजों में स्काउट और गाइड होता है। स्काउट कहते हैं बालकों को, गाइड कहते हैं बालिकाओं को। और वर्तमान समय में लॉर्ड वेंडन पावेल द्वारा प्रतिपादित, लॉर्ड वेंडन पावेल, इसका स्काउट गाइड का जो जन्मदाता था उसका नाम है लॉर्ड वेंडन पावेल। इसे याद होना चाहिए आप लोगों को। इसी को हम लोग बीएड में ये चलता है, स्काउट गाइड 100 यूनिट का होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाते हैं। जैसे कहीं बाढ़ आ गया तो उसको नियंत्रण कैसे करना है, कहीं छोटा नदी नाला है तो उस पर तुरंत लोगों को पार कराना है तो वहाँ पुल कैसे बनाएं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है तो उसको हॉस्पिटल कैसे पहुँचाएं, कहीं कहीं इमरजेंसी पड़ गई तो बिना बर्तन के खाना कैसे बनाएं। तो ये सब उसमें सिखाए जाते हैं। टेंट कैसे गाड़ना, गांठ बांधना और लाठी चलाना आदि एक तरीके से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है स्काउटिंग एंड गर्ल गाइडिंग में।
तो गाइडिंग का विशेष महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा बालकों को व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है और जो कि अति आवश्यक है। तो शिक्षा के 3 प्रमुख साधन, औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, औपचारिकेतर साधन या निरौपचारिक, इसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल अंग्रेजी में कहा जाता है। तो औपचारिक शिक्षा एक सुनिश्चित ढांचे में बंधी होती है जो विद्यालय में प्राप्त होती है। इसमें विद्यालय में प्रवेश के नियम, विद्यालय का समय, शिक्षण सत्र, कक्षोन्नति, प्रमोट, पाठ्यक्रम आदि के निश्चित नियम होते। इसमें शिक्षक, उपदेशक और शिक्षार्थी आज्ञाकारिता के आदर्श का पालन करते हैं। यह सामूहिक शिक्षण पद्धति कलेक्टिव टीचिंग मेथड है जिसमें सभी पर ध्यान देना संभव नहीं है। यह यथास्थिति शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया का अभाव पड़ता है। इस पद्धति में नियम, व्यवस्था और श्रेणीबद्धता की बाध्यता इतनी होती है कि यह निर्धन लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। इसमें इतने नियम कानून होते हैं कि इसमें निर्धन लोग आकर्षित नहीं होते हैं। फीस वगैरह भी लगता है औपचारिक शिक्षा में। अनौपचारिक शिक्षा एक सहज स्वाभाविक शिक्षा है जिसका कोई औपचारिक स्वरूप नहीं होता है। तो यह शिक्षा जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलने वाली शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा आकस्मिक, परिस्थितिजन, अनियमित संयोग व स्वतः प्राप्त होती रहती है। व्यक्ति अपने पर्यावरण में दैनिक अनुभवों के माध्यम से परिवार एवं समाज से प्रभावित क्रियाकलापों से ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति जितना ही सजग होगा उतना ही अधिक सीखता है। अनौपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा किसी प्रकार की औपचारिकताओं में क्रमबद्ध नहीं होती है। औपचारिकेतर शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा किसी प्रकार की औपचारिकताओं में क्रमबद्ध नहीं होती है। औपचारिकेतर शिक्षा परंपरागत रूढ़िवादिता और जटिलताओं से मुक्त होती है। यह औपचारिक शिक्षा का एक विस्तृत और लचीला स्वरूप है। इसमें औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य और मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि शिक्षा के साधनों के प्रकार में फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो आज हम लोग शिक्षा के साधन और प्रकार का अध्ययन किए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।